स्पेक्ट्रम की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को, जिसमें आज हम हमारे चैप्टर 8 को कंप्लीट कर देंगे और ये होगा हमारा पार्ट थर्ड ऑफ दिस चैप्टर, जिसका नाम है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स और उनके हम जनरल फीचर्स के बारे में जान रहे हैं। जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो में जो कि पार्ट 2 था उसमें डील किया कि विमेन फोक के अगेंस्ट कितनी ज़्यादा सोसाइटी में एविल्स फैले हुए थे, बी इट द चाइल्ड मैरिज, सती, डावरी, पर्दा सिस्टम एंड व्हाट नॉट, एंड कैसे सोशल रिफॉर्मर्स और कौन होंगे वो सोशल रिफॉर्मर्स जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। वी हैव ऑल्सो सीन क्या रेंज ऑफ डिफरेंट एक्ट्स पास किए गए जस्ट टू अपलिफ्ट एंड इमेंसिपेट द विमेन ऑफ दैट एरा, दैट इज़ 19th सेंचुरी पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो। लेकिन आज हम एक दूसरे वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की बात करेंगे एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द कास्टिज्म इन इंडियन सोसाइटी और कैसे अनटचेबिलिटी की प्रिवेलमेंट होती है एंड हाउ पीपल आर गोइंग टू रेज देयर वॉइसेस अगेंस्ट इट। बट स्पेसिफिकली हम देखेंगे कि कौन से डिफरेंट रीजंस की वजह से mitigation of casteism in India was possible to certain extent. Let's learn about it. So, as we have said कि हम बात करेंगे struggle against caste based exploitation. See, exploitation होना different kind का होता है. Sometime it's based on your gender, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा. Sometime it's about your class, जो कि classism होता है. Then cause of your race, racism. Then religion also plays a part. Then sometime your education. There are n number of different reasons इसकी वजह से exploitation किया जाता है. But one of them very important one जो है वो caste based exploitation है. हम देखते हैं कि जब लेटर वैदिक पीरियड होगा तो वहां पर एक नया कंसेप्ट उभरेगा जिसका नाम है चतुर्वर्ण आश्रमा. ठीक है, इसके जरिए क्या होगा कि हिंदू सोसाइटी को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा ब्रॉडली, जो कि होंगे ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास. ठीक है, दीज आर गोइंग टू बी द 4 ब्रॉड डिस्क्रिमिनेशन और डिस्टिंक्शंस. इसके बाद इसका फर्दर डिस्टिंक्शन होता जाएगा जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा और सबकास्ट बनते चले जाएंगे. न्यूमरस सबकास्ट आर गोइंग टू कम आउट ऑफ इट. क्या रीजंस होंगे? रेशियल एडमिक्सचर की वजह से, या फिर ज्योग्राफी का जब एक्सपांशन होगा, डाइवर्सिफिकेशन होगा, सो नए नए वोकेशंस, नए नए काम, ऑक्यूपेशन आते जाएंगे और इसका फर्दर डिवीजन होता जाएगा. अब यहाँ पे जो एक और थियोरी उभर कर सामने आती है वो है द थियोरी ऑफ प्यूरिटी और अनटचेबिलिटी और कैसे ये आगे बढ़ता है. हम देखते हैं कि इस वक्त में जो कास्ट होगी, आपके जो जन्म के वक्त आपकी जो कास्ट होगी वो डिटरमाइन करेगी कि आपको एजुकेशन मिलेगी या नहीं, आप ज़मीन के ओनर हो सकते हैं कि नहीं, आपके नाम के अंदर प्रॉपर्टी हो सकती है कि नहीं. इट इज़ इवन गोइंग टू डिसाइड कि आप काम करेंगे ज़िंदगी में, आप किसके साथ खाना खाएंगे, whom you are going to marry. ऐसे अनगिनत चीज़ें डिसाइड करेगी आपकी कास्ट अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, और ये लोगों को एक्सप्लॉइट करेगा बियॉन्ड रिकवरी. हम देखें अगर जनरली जो कास्ट है इट डिसाइड्स अ पर्सन सोशल लॉयल्टीज. आपके पैदा होने से पहले समाज में आपकी क्या पोजीशन होगी, आपको किन चीज़ों का राइट होगा, किन बहुत सारी चीज़ों का राइट नहीं होगा, ये सब डिसाइड कर लिया जाता था. द ड्रेस यू आर गोइंग टू वेयर, द फूड यू आर गोइंग टू ईट, द प्लेस यू आर गोइंग टू विजिट और स्टे, इवन आप पानी पी सकते हैं कि नहीं कॉमन स्पेस का, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन योर कास्ट. आपको रिलीजियस प्लेसेस में एंट्री है या नहीं, दैट ऑल्सो इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय योर कास्ट. और ये सब जो द फैक्टर ऑफ कास्ट है is going to create so many menace. और जिससे वर्स्ट हिट होंगे, किन पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा? ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा असर होगा अनटचेबल्स पर, शेड्यूल्ड कास्ट या दलित जो कि वो बाद में जाकर कहलाएंगे. जो इस स्ट्रैटा में, इस हायरार्की में जो लोअर होंगे या जिन्हें नीचे की जानिब रखा जाएगा, जो अनटचेबल्स कहलाएंगे, वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट अफेक्टेड होंगे इस पूरे सिस्टम के ज़रिए. उन पर बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ लाद दी जाएगी, इम्पोज कर दी जाएगी, उन्हें ह्यूमिलिएट किया जाएगा, बेइज्जत किया जाएगा.
एंड द ट्रीटमेंट दे हैव टू गैर इंसानी इन ह्यूमन ट्रीटमेंट किया जाएगा उनके जरिए, जस्ट कॉज आपकी बर्थ, आपकी पैदाइश की वजह से कोई चीज़ डिसाइड कर दी गई है। लेकिन हम देखेंगे कि इस एवेल का भी जो मिटिगेशन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का भी होगा, और देर आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स जिसकी वजह से मॉडर्न इंडिया में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन स्लोली स्लोली बट नीचे जाता हुआ नजर आएगा। उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे ब्रिटिश रूल। ऑल्दो वी ऑलवेज से कि ब्रिटिश रूल की वजह से इंडिया में वी डिड नॉट गेट दिस, इसकी वजह से हमें ये लैक हुआ, वी डिड नॉट गेट दैट, बट एक जो चीज़ है वो विदाउट इंटेंशन हुई, बट इसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने ऐसी कंडीशंस क्रिएट की कि जिसकी वजह से ना चाहते हुए या ना सोचते हुए भी जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था वो स्लोली स्लोली ब्लर होता चला गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे वो कास्ट बेस्ड नहीं लाते थे, वो करते थे इंडियंस एंड यूरोपियंस, दे वर ऑल्सो डिस्क्रिमिनेटरी, पर वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे बिटवीन द इंडियंस एंड द यूरोपियंस और द ब्रिटिशर्स, राइट। सो जो एडमिनिस्ट्रेटिव वो मेजर लाते थे वो पूरे इंडियंस को एक ही बॉक्स में रखते थे, उसका फर्दर हमारा चतुर्वर्ण्य के जैसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। तो स्लोली स्लोली हम देखेंगे वो लाइंस जो है ब्लर होती चली जाएंगी। दे हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट। अब वो जानेंगे हम क्या था वो पॉजिटिव इफेक्ट। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर द क्रिएशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड एंड फ्री सेल ऑफ लैंड, इसकी वजह से वो कास्ट इक्वेशन नहीं देखते थे, अगर किसी को जमीन का राइट देना है, दे आर नॉट गोइंग टू सी के हुज बिलोंग टू द अपर कास्ट, इनके पास प्रॉपर्टी का राइट है, दैट पर्सन इज अ untouchable, that person cannot own a property, they are not going to think like that। साथ ही साथ जो कास्ट का बहुत गहरा रिलेशन होगा आपके प्रोफेशन, आपके वोकेशन के साथ, आपके काम के साथ, वो स्लोली स्लोली खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे जो इंडियन विलेजेस थे वो सेल्फ सफिशिएंट होते थे, ठीक है, लेकिन अब जो हमारा विलेज सिस्टम है वो गिरने लगेगा, क्रम्बल होने लगेगा, और अब लोग विलेज से बाहर जाएंगे काम ढूंढने के लिए, मॉडर्न कॉमर्स की तरफ जाएंगे, नई नई इंडस्ट्रीज की तरफ जाएंगे, इकोनॉमिक जो सिस्टम है पूरा बदलेगा, वो बढ़ेगा, और हम देखते हैं कि शहरियत बढ़ती जाती है, अर्बनाइजेशन होते जाएगा, नए टाउन और शहर बनते जाएंगे, लोग माइग्रेशन करेंगे, लोग न्यू टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करेंगे स्लोली, और ये जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी एक एक तरीके से ऐड कर देगा लोगों की मोबिलिटी में, लोगों को आना जाना आसान हो जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज़ ट्रांसपोर्टेशन के जरिए हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ट्रैम्स लाए गए या फिर रेलवे शुरू किया गया भारत में, सो अगेन उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से किया था, यूरोपियंस एंड इंडियंस। अब जो इंडियंस का एक बोगी थी, एक कोच थी फॉर एग्जांपल ट्रेन की, तो उसमें हर डिफरेंट कास्ट के लोग उसी में जा रहे थे। सो अगेन लाइन स्लोली स्लोली ब्लर होती गई। हम अगर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सो वो लोग बात करेंगे इक्वालिटी बिफोर लॉ की। ये कंसेप्ट है दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट मीन्स कानून के सामने हर कोई एक बराबर है, यहाँ पे किसी का कास्ट नहीं देखी जाएगी। और ये जो यूनिफॉर्मिटी है जो उन्होंने इस सिस्टम ऑफ लॉ में लाई, इसकी वजह से जो है सोशल और लीगल इनइक्वालिटीज को काफ़ी हद तक धक्का लगा और थोड़ी इक्वालिटी की तरफ हम बढ़े। हम देखते हैं कि जो कास्ट पंचायत पहले बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, जो कि एक अपर कास्ट को अलग पनिशमेंट मिलती थी सेम क्राइम की, और एक अनटचेबल को, लोअर कास्ट को बहुत सीवियर पनिशमेंट दी जाती थी। वो हम देखेंगे स्लोली स्लोली कास्ट पंचायत की पावर कम होती जाती है, क्योंकि अब पावर में आ जाएंगे जब ब्रिटिश के लॉ के कोर्ट्स बनाए जाएंगे। सो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा थोड़े इक्वलिज्म लाने में, इक्विलिब्रियम लाने में इन द सोसाइटी, इन द जुडिशियरी। अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, आईएएस आईपीएस या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, एट दैट टाइम आईसीएस हुआ करता था, सो वो ओपन टू ऑल कास्ट था। इट वाज नॉट कि सिर्फ अपर कास्ट के लोग आ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसकी तरह हम क्या देखेंगे, तो नई एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन सिस्टम लाए जाएंगे वो ही बड़े सेकुलर लाइंस पर होंगे, दैट मीन्स उसमें रिलीजियस इंटरफेरेंस ज़्यादा नहीं होगा। वो लोग वेस्टर्न एजुकेशन देंगे, इंग्लिश एजुकेशन देंगे, और हर किसी को देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें बेसिकली एक न्यू इंग्लिश नोइंग इंडियंस चाहिए थे जो सोच में उनके जैसे हो बट बाय ब्लड इंडियन हो और उनके लिए लॉयली काम कर सके। बट इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये होगा कि जो एजुकेशन है उसका वाइड स्प्रेड होगा, और बियॉन्ड एनी कास्ट, वो कोई लाइन नहीं देखेगा कास्ट की, एजुकेशन का स्प्रेड ओवरऑल होगा।
जो एक बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट देगा लोअर कास्ट के लोगों को भी एजुकेशन मिलने के बाद कि अब वो कोई भी काम कर सकते हैं। अब उनकी बर्थ इज नॉट गोइंग टू डिसाइड कि विच वोकेशन दे आर सपोज टू डू। सो ब्रिटिश रूल वॉज a really boon in disguise, we can say that, a hero in disguise for this matter. एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे वो होंगे हमारे सोशल रिफॉर्मर्स, और वो जो मूवमेंट्स चलाएंगे उसकी वजह से वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि जो कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन है वो ख़त्म हो। हम देखेंगे कि 19वीं सेंचुरी में ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर पकड़ लेगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप्स भारत में बनाए जाएंगे, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय की ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज, और स्वामी विवेकानंद का या परमहंस का रामकृष्ण मिशन, या फिर एनी बेसेंट के जरिए थियोसॉफिस्ट सोसाइटी या थियोसॉफिकल सोसाइटी, देन सोशल कॉन्फ्रेंस, ये सब जो होंगे इंडिविजुअल्स, साथ ही साथ उनका ग्रुप भी होगा, ये बढ़ाएंगे एजुकेशन किसके खिलाफ, कि अनटचेबिलिटी के खिलाफ लोगों को अवेयर करेंगे, उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि कितना बड़ा एविल है सोसाइटी में और कैसे ये हमें दबोच कर रख रहा है काले अंधेरे समय में और हमें आगे तरक्की करने नहीं दे रहा है। हम देखेंगे कि अनटचेबिलिटी का ये हाल था कि लोअर कास्ट के लोगों को रिलीजियस प्लेसेस में, टेम्पल्स में जाने नहीं दिया जाता था। उन्हें पानी के लिए जो पॉन्ड्स थे, तालाब थे या टैंक्स थे या बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो पब्लिक डोमेन में थी, उन्हें यूज़ करने नहीं दी जाती थी। और हम देखते हैं कि ये सब जो है, मैनी ऑफ देम डिफेंडेड द चतुर्वर्ण सिस्टम, और वो लोग क्रिटिसाइज करेंगे अनटचेबिलिटी को। कौन? वी आर टॉकिंग अबाउट द सोशल रिफॉर्मर्स। अब जो सोशल रिफॉर्मर्स है वो अटैक करेंगे रिजिड हेरिडेटरी बेसिस पर और कास्ट डिस्टिंक्शन के खिलाफ। साथ ही साथ वो इस बात को फैलाएंगे कि हमें अपनी आज की जिंदगी के बारे में फोकस करना चाहिए, रादर ये सोचना कि हमें साल्वेशन आफ्टर डेथ कैसे लेनी है। दे वुड टॉक अबाउट कि वी शुड डू बेटरमेंट इन द रियल वर्ल्ड जिसमें हम अभी जी रहे हैं, एंड दे आर गोइंग टू से अगेंस्ट द लॉ ऑफ कर्म ऑल्सो। एंड हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम आर्य समाज की बात करें, सो दे वर क्रूसेडिंग अगेंस्ट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ हिंदू सोसाइटी इनटू मेराइट सबकास्ट। सी, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो रिफॉर्मिस्ट होंगे वो दो तरीके के होंगे, एक होंगे रिफॉर्मिस्ट, एक होंगे रिवाइवलिस्ट। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आर्य समाज, तो आर्य समाज एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट होगा, और वो सोच रहे होंगे कि जो हिंदू सोसाइटी बढ़ती जा रही है बहुत ज़्यादा सबकास्ट में, उसे रोका जा सके, और वो चाहेंगे कि रिकंस्ट्रक्ट हो सके ये सोसाइटी ओरिजिनल जो फोर फोल्ड डिवीजन था उसके बेसिस पर। इवन हम देखते हैं कि आर्य समाज के जरिए एक शुद्धि मूवमेंट भी चलाया गया था, जस्ट टू ब्रिंग बैक द पीपल हु कन्वर्टेड फ्रॉम हिंदुइज्म टू अदर रिलीजन्स और द डिफरेंट कास्ट, ताकि वो मेन फोल्ड हिंदुइज्म में वापस आ सके। वेरी फेमस द शुद्धि मूवमेंट। सोशल रिफॉर्मर्स की बात अगर हम बात करें, सो नेशनल मूवमेंट जो हमारी भारत की आज़ादी की, स्वतंत्रता की लड़ाई थी, ये भी काफ़ी हद तक मदद करेगा, क्योंकि वी आर गोइंग टू सी कि लोग हर तबके, हर जमात, हर क्लास, हर जेंडर के लोग मिलजुल कर सामने आएंगे और एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमारी स्वतंत्रता के लिए। तो उससे क्या होगा कि देखते ही देखते जो डिवाइड होगा ना सोसाइटी का, वो फीका पड़ता चला जाएगा, और हम देखेंगे कि अब हमारे में एक नया जज्बा आ गया है। वो जज्बा है आज़ादी का और इक्वालिटी का। वी वांट इक्वालिटी, और ये जो न्यू नोशंस होंगे हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत देंगे टू फाइट अगेंस्ट ऑल द इनडिस्क्रिमिनेशन जो हमारी सोसाइटी में मौजूद होगा। जो नेशनल लीडर्स ऑर्गेनाइजेशन होंगे वो कास्ट प्रिविलेज के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे कि एक सर्टेन कास्ट को कुछ ज़्यादा हक क्यों मिले, सबको एक जैसे राइट्स मिलने चाहिए। वो बात करेंगे कि हर किसी को, हर सिटीजन को सिविक राइट इक्वल होना चाहिए। साथ ही साथ वो बात करेंगे कि फ्री डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, यानी हर किसी की इंडिविजुअलिटी की बात करेंगे। दे वुड से बिकॉज ऑफ, हम देखते हैं कि जो मास पार्टिसिपेशन होगा, पूरी जो हमारे लोग हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे डेमोन्स्ट्रेशंस में, या फिर जो मीटिंग्स होंगी, या फिर जो वेरी फेमस सत्याग्रह स्ट्रगल्स होंगी गांधीयन पीरियड में, इन सब में सभी लोग एकजुट होकर आएंगे। हम देखेंगे जो कांग्रेस की गवर्नमेंट होगी 1937 के बाद, जो प्रोविंसेस में कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी, वो बहुत टीडियसली काम करेंगे कि अपलिफ्टमेंट हो सके डिप्रेस क्लासेस का, दैट मीन्स लोअर क्लासेस जिन्हें दबाया जा रहा है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि फ्री एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, और स्पेशली ऑफ द लोअर कास्ट, ऑफ द हरिजन, जो हमारे अनटचेबल्स होंगे, उनकी एजुकेशन पर खासा ध्यान दिया जाएगा।
और हम देखेंगे कुछ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव स्टेट्स और रूलर्स भी होंगे, जैसे कि ट्रेवनकोर, इंदौर, देवास, यहाँ के जो राजा होंगे, रूलर्स होंगे, वो खुद से इनिशिएटिव उठाएंगे और वो कहेंगे कि जो लोअर कास्ट के लोगों को रिलीजियस प्लेसेस में जाने नहीं दिया जा रहा है, हम उसे खत्म करते हैं। और दे आर गोइंग टू ओपन ऑल स्टेट टेम्पल्स बाय प्रोक्लामेशन। दैट मीन्स वो कहेंगे कि मैं ये राइट देता हूँ दैट एवरीवन कैन गो टू एनी रिलीजियस प्लेस दे वांट, एनी टेम्पल दे वांट, और इसकी वजह से बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट महात्मा गांधी, सो ये बहुत ज़्यादा काम करेंगे अनटचेबिलिटी की इरेडिकेशन के लिए। वो चाहेंगे कि इसकी जड़ें, शाखें, ब्रांच, एवरीथिंग हैज़ टू बी कट ऑफ, क्योंकि ये एक ऐसा वेरी बैड थिंग दैट कुड हैपन टू इंडियन सोसाइटी। ये इंडियन सोसाइटी को खोखला कर रहा है। हिज आइडियाज वर बेस्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ह्यूमैनिज्म। ये मानवता की बात करेंगे और ये बात करेंगे हर चीज़ को हमें रीजन से देखना है। ही वुड आर्ग्यू दैट द शास्त्र, जो हमारे शास्त्र हैं, इट डिड नॉट सैंक्शन अनटचेबिलिटी। वो अनटचेबिलिटी की बात नहीं करते। एंड देन इज गोइंग टू से अगर करते भी हैं तो उन्हें इग्नोर किए करना चाहिए और सच्चाई की तरफ जाना चाहिए। एंड हम देखते हैं कि 1932 में इज गोइंग टू फाउंड ऑल इंडिया हरिजन संघ। हरिजन, ही इज गोइंग टू नेम, जो हमारे डिप्रेस क्लासेस होंगे, जो लोअर कास्ट होंगे, उन्हें गांधी जी एक नया नाम देंगे, हरिजन। जन मीन्स किड्स, लोग। हरिजन दैट मीन्स गॉड्स पीपल, खुदा के लोग। फिर एक और ऐसा क्या चीज थी जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कास्ट सिस्टम में चेंजेस आते हैं, तो वो था, जैसे कि हम बार बार कहते हैं, एजुकेशन, जनरल अवेकनिंग, और लोगों में जज्बा पैदा होना कि हम ये लोअर कास्ट सिस्टम जो फैला हुआ है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। और हम देखते हैं कि ये देखते देखते एक बहुत बड़ा पावरफुल मूवमेंट बन जाएगा और लोग अपने डिफेंस में अपने हक के लिए अपर कास्ट के ऑपरेशन के खिलाफ, टायरनी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर वेरी फेमस जो होंगे महात्मा ज्योतिबा फूले और उनकी वाइफ सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख। दे आर गोइंग टू वर्क ट्रिमेंडसली इन महाराष्ट्र। और अगर हम फूले की बात करें तो वो एक माली कास्ट यानी फ्लोरिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे और वो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन की बात करेंगे और बात करेंगे कैसे ब्राह्मणिकल सुप्रेमेसी फैली हुई है और कैसे नीची जात के लोगों को दबाया जा रहा है और कौन डिसाइड करता है कि हु बिलोंग्स टू विच कास्ट। इस सभी बात के खिलाफ इज गोइंग टू रेज वॉइस। साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे एजुकेशन पर, और किसकी एजुकेशन, लोअर कास्ट और बहुत स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन पर। और हम देखते हैं कि इज गोइंग टू ओपन सो मेनी स्कूल्स ऑल अराउंड महाराष्ट्र, और जो फीमेल एजुकेशन को बूम मिलता है महाराष्ट्र में या फिर ऑल ओवर इंडिया भी, सो उसमें फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का बहुत ज़्यादा योगदान होगा। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जो कि कास्टिज्म के खिलाफ और कास्टिस्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, जो उन्होंने फर्स्ट हैंड खुद फील किया था उनके चाइल्डहुड में, और वो कैसे इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे एंड हाउ इज गोइंग टू गेट एडुकेटेड। एंड जब वो एक बैरिस्टर बनकर वापस आएंगे तो कैसे इसके खिलाफ लड़ेंगे। हम देखते हैं कि ही इज गोइंग टू फॉर्म ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, और साथ ही साथ वो बहुत सारे अलग अलग लीडर्स को जोड़ेंगे और ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन भी बनाएंगे। डिप्रेस क्लासेस यानी जो समाज का वो तबका जिसे हम दबा रहे हैं उसके खिलाफ उन लोगों का साथ देंगे और ब्राह्मणिकल टायरनी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। वो हायरार्किकल और इंसुलर कास्ट सिस्टम के खिलाफ बोलेंगे। साथ ही साथ वो एनिलेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट फॉर द रियल प्रोग्रेस ऑफ नेशन की बात करेंगे। उस बात करेंगे कि हमें ये सब खत्म कर देना चाहिए, एनिलेट करना चाहिए। और हम देखते हैं कि स्लोली स्लोली उनका जो ये डिप्रेस क्लासेस के लिए मूवमेंट होगा, जो स्ट्रगल होगा, वो इतना आगे बढ़ेगा कि वहाँ पे एक प्रोविजन होगा स्पेशल रिप्रेजेंटेशन का इन क्लास का। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया जाएगा 1935 में, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, उसमें इन्हें एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा। अगर हम बात करें 19वीं सदी की तो हम वहाँ पर देखते हैं जो महाराजा ऑफ कोल्हापुर होंगे बहुत ज़्यादा इनकरेज करेंगे नॉन ब्राह्मण मूवमेंट को। और साथ ही साथ जो हमारे सदर्न स्टेट्स होंगे, जो पहली डेकेड होगी 20वीं सेंचुरी के, वहाँ पर देखेंगे कि वो जॉइंड बाय कामाज, रेड्डीज, वेल्लालाज, ये बहुत पावरफुल इंटरमीडिएट कास्ट होंगे, साथ ही साथ मुस्लिम्स भी। 1920 का जो दशक होगा साउथ इंडिया में, वहाँ पे जो नॉन ब्राह्मण्स ऑर्गेनाइज करेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, कि कैसे उन्हें खुद की इज्जत चाहिए, कैसे वो इंडिविजुअलिटी की बात करेंगे और कैसे वो कहेंगे कि
इक्वल राइट्स और समाज में इज्जत मिलना हर किसी का हक है। और इसे बहुत ब्रेवली और बहुत एफिशिएंटली लीड करेंगे ईवी रामास्वामी नायकर, जो कि एक इमेंसिपेटर है साउथ इंडिया के लिए और पूरे इंडिया के लिए कास्टिज्म के खिलाफ। हम देखेंगे वहाँ पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स होंगे और स्लोली स्लोली जो है, जो बैन, एक तरीके का बैन, नो एंट्री लगाई हुई होगी लोअर कास्ट पर टेम्पल्स में एंट्री करने की, मंदिर में एंट्री करने की, स्लोली स्लोली लिफ्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर हम केरला की बात करें तो श्री नारायण गुरु जो होंगे वो अपनी जिंदगी भर स्ट्रगल करेंगे ताकि रिलीजन, कास्ट और गॉड, इन सभी मुद्दों पर लोगों को जागरूक कर दिया जाए। और वो बहुत फेमसली एक स्लोगन देंगे, वन रिलीजन, वन कास्ट, वन गॉड फॉर मैनकाइंड। वेरी इंपॉर्टेंट स्लोगन फॉर यू ऑल टू रिमेंबर। और अगर हम बात करें भीमराव अंबेडकर साहब की ही, सो उनका बहुत ही फेमस एक सत्याग्रह होगा महाराष्ट्र में, दैट इज महाड़ सत्याग्रह। सो ये क्या होगा, यहाँ पर सिचुएशन ये थी कि एक 14 टैंक था और वो एक पब्लिक वाटर टैंक था, ठीक है। अब यहाँ पे जो निचली जात के लोग थे, लोअर कास्ट के लोग थे, उन्हें पानी पीने नहीं दिया जा रहा था। दे वर नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम दैट पब्लिक सोर्स ऑफ वाटर। सो इसके खिलाफ एक सत्याग्रह की जाएगी भीमराव अंबेडकर के जरिए, और वो सेल्फ एलिवेशन और सेल्फ हेल्प की बात करेंगे, सेल्फ नॉलेज। और वो एक प्रोसेशन लेकर जाएंगे और वो मुश्तमिल होगा 2500 अनटचेबल्स पर, और वो महाड़ जाएंगे। And Dr. Ambedkar, what he did, you know how bravely he worked. He took water from that tank and drank it. वो एक तरीके से सुप्रेमेसी के खिलाफ आवाज थी कि you are not allowing me to do that. See how I am going to do it. So वहाँ से वाटर निकालेंगे, he is going to drink it. और इसके साथ हम देखेंगे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट अब्रप्ट हो जाती है। और हम 1927 के अंत में देखते हैं कि भीमराव अंबेडकर और उनके जो कलीग्स थे वो मनुस्मृति को बर्न कर देंगे, जला देंगे उसी जगह पर। एक तरीके से एक जेस्चर होगा उनका, ये एक सिंबल होगा इनइक्वालिटी के खिलाफ। डॉक्टर अंबेडकर जो है स्टैब्लिश करेंगे वेरी फेमस द बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जो कि 1924 में बनाई जाएगी। बहिष्कृत हितकारिणी, बहिष्कार करना मतलब निकाल देना, निकाला करना। तो बहिष्कृत यानी वो लोग जिन्हें समाज से हमने निकाल दिया है, हम उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। हितकारिणी दैट मीन्स उनके बेनिफिट के लिए एक सभा, एक प्रोसेशन बनाया जाएगा, एक कमेटी बनाई गई, और ये उनके ग्रीवियंस, उनके दुख, उनकी तकलीफों की आवाज़ उठाएगा और ये बात करेगा दलित्स की। और भीमराव अंबेडकर साहब ने एक बहुत ही फेमस स्लोगन दिया विच एवरीवन शुड रिमेंबर। इट वाज एजुकेट, एजुटेट एंड ऑर्गेनाइज। उन्होंने कहा कि हमें खुद की मदद करनी है, वी हैव टू एजुकेट आवरसेल्फ, वी हैव टू डू एजुटेशन, और हमें खुद को ऑर्गेनाइज करना है। और हम ये तो जानते हैं कि 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट किया गया, सो वो एक फ्री इंडिया में किस तरह इक्वालिटी की स्थापना करेगा और नॉन डिस्क्रिमिनेशन की आवाज़ बुलंद करेगा। हम देखेंगे कि ऑल जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, इसका कंप्लीट खात्मा नहीं हुआ ब्रिटिश रूल में, और वो फॉरेन गवर्नमेंट के वक्त कुछ लिमिटेशन भी थी, कुछ जो हॉस्टाइल रिएक्शन भी हमें मिले ऑर्थोडॉक्स सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से। लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी सोशल अपलिफ्टमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है जब तक आपको इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट ना मिले। जब तक आप उन्हें एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, आप उन्हें इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं बना रहे, उन्हें रिप्रेजेंटेशन नहीं है सोसाइटी में या फिर पॉलिटिक्स में भी, सो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप कंप्लीटली उन्हें अपलिफ्ट कर पाएँ। और ये हम जानेंगे कि जब भारत आज़ाद होगा उसके बाद, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान बनेगा फ्री इंडिया का, वो सीधे से ही अबॉलिश कर देगा अनटचेबिलिटी को और डिक्लेयर कर देगा कि कोई भी फॉर्म में अगर एंडोर्स किया गया या बढ़ाया गया अनटचेबिलिटी को या डिसेबिलिटी को, सो ये कतअन अनलॉफुल होगा। एंड इट ऑल्सो फॉरबिड, बिल्कुल सिरे से ख़त्म कर दिया गया कि कोई भी तरीके की रेस्ट्रिक्शन नहीं है एक्सेस करने को, कुआं, टैंक्स, घाट्स, होटल, सिनेमा, क्लब एटसेट्रा, हर कोई हर चीज एक्सेस कर सकता है, कास्ट किसी को नहीं रोक सकती। इन वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का था, वो साथ ही साथ ये कहता है कि जो हमारा स्टेट है, इट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय securing and protecting as effectively as it may a social order in which, ऐसे समाज की स्थापना करने के लिए स्टेट को कोशिश करनी है और वेलफेयर मेजर्स लेने हैं कि उस समाज में ऑर्डर हो, जस्टिस हो, जो कि सोशल हो, इकोनॉमिक हो, साथ ही साथ पॉलिटिकल हो, शैल इन्फॉर्म ऑल द इंस्टीट्यूशन ऑफ द नेशनल लाइफ,
और हमारा जो समाज है, हमारा जो नेशन है, हमारा आज़ाद भारत है, वो इस अनटचेबिलिटी से मुक्त हो पाए, ये जो थ्योरी ऑफ प्योरिटी है उसका खात्मा हो सके. We are going to see different views of great personality about the caste system in India. बॉम्बे गवर्नर जो थे 1911 के, वो अपने एक प्राइवेट लेटर में लिखते हैं वाइसरॉय को कि अगर हर कल्टीवेटर, हर किसान पढ़ने लग जाए, सो जो नेशनलिस्ट पावर है वो स्टीर अप हो जाएगी और डिसकंटेंट बढ़ जाएगा. सी यहाँ पर क्या होता था, जो लो कास्ट के लोग तो लोअर कास्ट के लोग थे, उन्हें एजुकेशन भी नहीं दी जाती थी, तो जिसकी वजह से दे वर नॉट एबल टू रीड और टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ें हो रही हैं. सो बहुत ईजी था उन्हें दबाना. सो ही इज गोइंग टू एडमिट हियर कि अगर वो सब पढ़ने लगे सो डिसकंटेंट बहुत बढ़ जाएगा. एक्चुअली ही इज गोइंग टू जस्ट रिफरिंग टू हिज फियर कि क्या होगा अगर एजुकेशन बढ़ जाएगी. हम देखते हैं हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि जो मिडिल क्लास अभी बढ़ रही है, जो ऊपर उठ रही है पॉलिटिक्स में, वो ज़्यादा इंक्लाइन नहीं है रिलीजन की तरफ, बल्कि उन्हें कुछ एक कल्चरल अपना समाज में कुछ रूट्स चाहिए, कुछ क्लिंग ऑन करने को चाहिए. और वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, बहुत नाराज़ हैं जो उनके साथ ह्यूमिलिएशन होता है, कि इसका ह्यूमिलिएशन जो फॉरेन कॉन्क्वेस्ट की वजह से बढ़ता चला गया है. हम देखेंगे जस्टिस महादेव गोविंद रानडे लिखते हैं कि जो मर चुके हैं और जो बरीड हो चुके हैं, दे आर बरीड एंड बर्न्ड वंस फॉर ऑल, और वो डेड पास्ट है. हमें चाहिए कि वी हैव टू रिवाइव एक्सेप्ट बाय अ रिफॉर्मेशन ऑफ द ओल्ड मटेरियल्स. हम ले सकते हैं, बट वी नीड टू ऑर्गेनाइज इन न्यू फॉर्म्स. हम हमारे उसी अतीत में नहीं जी सकते. वी हैव टू मेक रिफॉर्म्स, वी हैव टू मेक चेंजेस ताकि हम आगे बढ़ पाएं. भीमराव अम्बेडकर कहते हैं, no Brahmin scholar has so far come forward to play a part that Voltaire has played. See, Voltaire जो होंगे, ये यूरोप के एक बहुत बड़े फिलोसोफर होंगे, राइटर होंगे, जो कि कैथोलिक चर्च के खिलाफ और उसकी टायरनी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, जो खुद कैथोलिक होंगे और वो अपने ही तबके के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे. तो बी आर अम्बेडकर कह रहे हैं कि नो ब्राह्मण ऑफ दैट सॉर्ट के वॉल्टर के लेवल का कोई इंटेलेक्चुअल है जिसने आवाज़ उठाई. अब वॉल्टर अमंग द ब्राह्मण वुड बी अ पॉजिटिव डेंजर. ये बहुत ही पॉजिटिव डेंजर होगा और इसकी वजह से जो ब्राह्मणिक सुप्रेमेसी उसका खात्मा करना काफ़ी आसान हो जाएगा. ये कहना था बी आर अम्बेडकर का. अगर हम बात करें महात्मा गांधी की, तो वो कहते हैं कि जो अनटचेबिलिटी है, क्वेश्चन इज वन ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर हिंदुइज्म. हिंदुइज्म के लिए ये लाइफ और डेथ का सवाल है, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर अनटचेबिलिटी जीती है तो हिंदुइज्म वुड पेरिश एंड इवन इंडिया पेरिशेस. ये कहना है महात्मा गांधी का. ही फर्दर सेज इफ अनटचेबिलिटी अगर इरेडिकेट कर दी गई, खत्म कर दी गई, सो हम देखते हैं कि हिंदुइज्म जो है वो डेफिनेट मैसेज देगा पूरी दुनिया को, अगर हम कास्टिज्म अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर पाते हैं, इरेडिकेट करते हैं. He further says that I want the culture of all lands to be blown about my house as freely as possible. But वो कहते हैं मैं रिफ्यूज़ करता हूँ to be blown off my feet by any. वो कहते हैं कि I refuse to live another people's house as an interloper, a beggar or a slave. वो कहते हैं कि मैं अपने ही देश में रहकर, अपने घर में रहकर ऐसा फील नहीं कर सकता कि मैं कोई बेगर हूँ या मैं किसी का स्लेव हूँ. एवरीवन शुड बी इक्वल इनफ टू फील हैप्पी. उन्हें सेल्फ डिग्निटी मिलनी चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए. एंड दिस फीलिंग ऑफ लोअर कास्ट अपर कास्ट शुड नॉट बी देयर इन द सोसाइटी, और डिस्क्रिमिनेशन उस बेस पर तो कतई नहीं होना चाहिए. लेट्स क्विकली रिवाइज और जस्ट हैव अ समरी ऑफ आवर चैप्टर नंबर 8. सो हमने बात की कौन से डिफरेंट फैक्टर्स है जिसकी वजह से रिफॉर्म मूवमेंट को राइज मिला. तो हम देखते हैं कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से रिफॉर्म की तरफ स्टार्टिंग में जाएगी. वो इंडियन सोसाइटी में जो डिफरेंट एविल्स है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी. सुपरस्टिशन जो कि पॉलिथिज्म है, डिग्रेडेड पोजीशन ऑफ विमेन जो है, जेंडर इक्वालिटी की बात होगी, आइडोल्ट्री के खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी. साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंटली कास्ट हायरार्की के खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी. एजुकेशन का बढ़ाव होगा, न्यू इंग्लिश एजुकेशन फैलाई जाएगी, अवेयरनेस आएगी हमें दुनिया के बारे में. हम देखते हैं कि वेस्टर्न कल्चर की वजह से एक नया कॉन्शियसनेस डेवलप होगा और हम में ये जज्बा पैदा होगा कि हमें फॉरेन पावर को हटाना है. देन देखते ही देखते जो देश प्रेम, नेशनलिज्म बढ़ेगा और जो डेमोक्रेसी के लिए हम देखेंगे लेट 18th सेंचुरी में भारत में बदलाव आएगा. ये सब जो है रीजंस थे रिफॉर्म मूवमेंट के बढ़ने और पनपने के.
हम अगर बात करें कि क्या सोशल बेस था, तो हम देखेंगे स्पेसिफिकली वो थे मिडिल क्लास जो कि वेस्टर्न एजुकेटेड थे, वो मिडिल क्लास जिन्होंने अंग्रेजी में तालीम हासिल की थी। हम देखते हैं उनका आइडियोलॉजिकल बेस क्या था, वो क्या समझते थे इन चीज़ों को लेकर। वो चाहते थे कि रैशनलिज्म बढ़े, वो चाहते थे यूनिवर्सलिज्म ऑफ रिलीजन, वो मानवता की बात कर रहे थे, वो सेक्युलरिज्म की बात कर रहे थे, रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन के बहुत खिलाफ थे। वो चाहते थे कि बेटरमेंट हो विमेन की पोजीशन की, वो खिलाफ थे पर्दा सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, लैक ऑफ एजुकेशन, पॉलीगैमी, अनइक्वल राइट्स, मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस। वो हर जगह औरतों का राइट दिलाना चाहते थे। वो खिलाफ थे फीमेल इन्फेंटिसाइड के, साथ ही साथ वो बात करते थे सती के रेस्ट्रिक्शन लगाए जाने पर और किस तरीके से उसे खत्म करना चाहिए, और वो विडो रिमैरिज को ही बढ़ावा देने की बात करते थे। अगर हम देखें कि क्या कंट्रीब्यूट करता है रिफॉर्म मूवमेंट्स में, तो वो ऑफ कोर्स हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमें आज़ाद भारत के बाद मिला, और एक नंबर ऑफ डिफरेंट एक्ट्स है जिसके बारे में हमने बात की। ये सारे एक्ट्स लाना किस तरह इमेंसिपेट करेगा और एम्पावर करेगा औरतों को। फिर हम बात कर रहे हैं अगर कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन की, जो हमने जस्ट नाउ कवर किया, सो उसमें क्या फैक्टर्स थे। हम एक देखते हैं कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे रिफॉर्म मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट। हम देखेंगे गांधी जी की जो मूवमेंट होगी अनटचेबिलिटी के खिलाफ, साथ ही साथ हमने देखा B.R. अम्बेडकर साहब की मूवमेंट, महात्मा ज्योतिबा फूले एंड अ लॉट मोर देन। हम साउथ इंडिया में हमने देखा नेकर मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ये सब जो है लोअर कास्ट को बेटर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट दिलाने की बात करेंगे। और फाइनली हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद 1950 में जब हमारे आज़ाद भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, तो अबॉलिश कर दिया जाएगा अनटचेबिलिटी को भारत से कंप्लीटली।